गुड मॉर्निंग क्लास। बट लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ वैल्यू एडिड मेथड डिस्कस करा था, जहाँ पे मैंने कैसे वैल्यू एडिड मेथड कैलकुलेट करते हैं, क्या उसके स्टेप्स हैं, क्या उसके प्रिकॉशंस हैं, वो डिस्कस करे थे। आज हम लोग इनकम मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम इनकम मेथड के कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं। इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, आप इसे NDP एट FC से कैलकुलेट कर सकते हो। तो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, सेकंड है ऑपरेटिंग सरप्लस और थर्ड है मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में हमारा क्या क्या आता है? जब हम किसी के लिए जॉब करते हैं, काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं, तो उसके बदले में हमें क्या मिलती है? वेजेस या सैलरी इन कैश, ठीक है। लेकिन बड़ी बड़ी फर्म्स जो होती हैं वो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश के अलावा कई बार कई तरह के ऐसे खर्चे होते हैं अपने एम्प्लॉय के जो वो बियर करते हैं, जिसे हम कहते हैं वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। जैसे कि बच्चों की स्कूल फीस एम्प्लॉयर पे कर रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ या मेडिकल ट्रीटमेंट एम्प्लॉयर करवा रहा है, साल में एक बार घूमने फिरने के लिए पैसा दे रहा है, LT जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और TADA अलाउंसेस मिल रहे हैं आपको। तो ये सब क्या है? ये सब वो खर्चे हैं जो आपके बिहाफ पे आपका एम्प्लॉयर कर रहा है। अगर वो नहीं करेगा तो आपको करने पड़ेंगे। तो एक तरीके से वो आपको वेजेस एंड सैलरीज ही प्रोवाइड कर रहा है, बट कैश ना देकर इन काइंड, यानी आपके बिहाफ पे वो आपके खर्चे कर रहा है। तो उसको भी हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में ही काउंट करते हैं। फिर आता है हमारा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम का मतलब क्या है? प्रोविडेंट फंड सुना होगा आपने। प्रोविडेंट फंड एक ऐसी स्कीम है जहाँ पर एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट कटवाता है फॉर देयर फ्यूचर, ताकि अपना उसका फ्यूचर सेफ रहे। जब वो रिटायर हो तो उसे कुछ पैसा मिले और उस पैसे से अपना आगे का जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉय ही कंट्रीब्यूट करता है PF में। ये रूल है गवर्नमेंट का, अगर एम्प्लॉय के अकाउंट से सैलरी में से पैसे कट रहे हैं, जितना पैसा अकाउंट में से एम्प्लॉय की सैलरी में से कटता है उतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर को भी सबमिट करना पड़ता है। अगर 800 रुपये कटते हैं हर महीने के, तो 800 रुपये ही एम्प्लॉयर भी सबमिट करेगा, यानी टोटल कितने हो गए? 1600 रुपये। तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर हिज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, उसको हम किस में काउंट करते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में काउंट करते हैं। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में 3 ट्रांजेक्शन आती हैं: वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर आपके पास क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की ट्रांजेक्शन गिवन है, तो ये जो इसके पार्ट्स हैं इसमें से कुछ भी कंसिडर नहीं करना। डायरेक्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को ही हम क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे वाइल वी आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारा रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी ये सब आता है। तो इसमें हमारा क्या आता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है तो वो रेंट और रॉयल्टी हो जाएगा, या इंटरेस्ट, क्योंकि जो आपका सेविंग्स होता है वो भी आपकी प्रॉपर्टी ही होती है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट ये कंसिडर करेंगे। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, ऑनर हो किसी बिजनेस के, तो उसका इनकम क्या होता है? प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट अकेला उसका नहीं होता, वो उसी प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देता है, उसी प्रॉफिट में से गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। उसके बाद जो प्रॉफिट बच गया वो उसका अपना है, जो उसे किसी के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग्स या सेविंग ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर भी कह सकते हैं। तो अगर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में गिवन है तो फिर हमारे लिए जो ट्रांजेक्शन्स है इनका कोई यूज़ नहीं है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट या प्रॉफिट का। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन नहीं होता है तो फिर हमें देखना होता है कि इन चारों में से कौन कौन सी ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में गिवन है, उनको हम ऐड करते हैं। देन ऐड करने के बाद उसको हम कहाँ रखते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह पर रखते हैं। और मिक्स्ड इनकम ट्रांजेक्शन जो है क्वेश्चन में एज इट इज़ मिक्स्ड इनकम के नाम से ही गिवन होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आता है स्टेप्स, कि अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है इनकम मेथड से तो उसके क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स। और वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इनकम मेथड से अगर हम आइडेंटिफाई करें, सबसे पहले हम NDP एट FC निकालते हैं। NDP एट FC निकालने के लिए हम क्या करेंगे? COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड प्लस मिक्स्ड इनकम, ये करेंगे। जब हमारा NDP एट FC निकल जाएगा उसके बाद हमें क्या निकालना है?
एस्टिमेट द फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर, उसके लिए हमने सब कुछ ऐड कर दिया। फिर हम कैलकुलेट करेंगे एनडीपी एट एफसी, ऐड कर देंगे, एनडीपी एट एफसी निकल जाएगा। उसके बाद अगर हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो एनडीपी एट एफसी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, आंसर चाहिए एनएनपी एट एफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है। और डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए क्या करेंगे, हम एनएफआईए ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा नेशनल इनकम का अमाउंट। एनएफआईए जो है या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होगा, नहीं तो हम फाइंड कर सकते हैं फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की हेल्प से। फिर जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड से तो उसके कुछ प्रिकॉशंस हैं। वो क्या प्रिकॉशंस है? सबसे पहली प्रिकॉशंस ये है कि हम कभी भी जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र इनकम जो है वो हमारी कंट्री के प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, हमने प्रोडक्शन मेथड में ही पढ़ा था कि अगर हम कोई चीज़ सेकेंड हैंड गुड्स का सेल परचेज़ करें तो उसका अमाउंट इंक्लूड नहीं करते। सेम अगर सेकेंड हैंड गुड्स को सेल या परचेज़ करके कोई इनकम होती है किसी की, तो वो इनकम हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर सेकेंड हैंड गुड्स को सेल परचेज़ करके कोई किसी के पास इनकम आ रही है इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज, कमीशन, इंसेंटिव्स, तो वो अमाउंट हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। फिर इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, अगर आप शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स इन सबको सेल कर रहे हो या इससे कोई इनकम अर्न कर रहे हो तो ये आर कंसिडर है फाइनेंशियल एसेट्स। ये सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स हैं और कुछ नहीं, पेपर क्लेम्स हैं सिर्फ। इनका भी हमारी कंट्री के प्रोडक्टिव सेक्टर में कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए इनको भी हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। लेकिन अगर इनसे शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड से अगर किसी की इनकम होती है, एनी कमीशन, एनी ब्रोकरेज अगर किसी को मिलता है तो उसको हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। विंडफॉल गेन, अचानक से पैसा आ जाता है जिसमें जो मतलब जैसे लॉटरी हो गई या हॉर्स रेस हो गया, तो उसको वी आर नॉट कंसिडर एज द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। फाइन। फिर इम्पोर्टेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय ऑनर्स, अगर हम अपने ही किसी हाउस को उसका रेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं या हम कहीं प्रोडक्शन कर रहे हैं फॉर सेल्फ कंजप्शन, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। सर्विसेज को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। इंटरेस्ट आ रहा है वो काउंट करेंगे। और पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग, अगर आपने सेविंग्स में से पेमेंट करा है तो वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। सेविंग्स हमारी इनकम का पार्ट रह चुकी है, कभी इनकम कमाई होगी तो पैसा सेव करा होगा, जब हमने इनकम कमाई होगी तो वो सेविंग अमाउंट ऑलरेडी उसमें इंक्लूड कर लिया गया होगा। इसलिए अगर हम कोई भी पेमेंट सेविंग में से करते हैं तो उसको नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे इनकम मेथड के, जिसमें आपके 3 कंपोनेंट आते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। ठीक है। फिर उसमें स्टेप्स हैं। स्टेप में पहले हम एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करेंगे सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई की हेल्प से, और अगर हम उससे नेशनल इनकम निकालना चाह रहे हैं तो उसमें एनएफआईए प्लस कर देंगे। फिर हमने प्रिकॉशन डिस्कस करी है, इसमें आपका 5 पॉइंट्स हैं जिसमें बताया गया है कि किस ट्रांजैक्शन को हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे और किस ट्रांजैक्शन को हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर मेथड है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू क्लास।